तो करते हैं। देखिए आप लोग फॉर्मूला बता दिए हैं, अब थोड़ा सा हम भी अपना काम करते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन में, जो पूछे हैं वो ध्यान से देखिएगा। कहता है मोनोटॉमिक गैस एट प्रेशर पी हैविंग ए वॉल्यूम, वॉल्यूम भी होगा वहां पर, एफ लिखा गया वो भी है, एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम भी, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो भी है और फाइनल वॉल्यूम जो है वह टू भी है, और मोनोटॉमिक गैस है और प्रेशर क्या है, P1 जो है इनिशियल वो P है। कहता है एक्सपेंड किया गया है, तो आपको आइसोथर्मली है, देखिए लिखा हुआ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न पहले कहा आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाता है। देख लीजिए वैल्यू। फिर कहता है देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16 भी, तो फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो पहले तो आप इस प्रोसेस से निकाल लीजिए कि आपको P2 क्या आने वाला है। तब P1 V1, P1 और V1, तब P इंटू V इक्वल टू P2 V2, तब P2 तो निकालना है, और V2, तब V2 क्या है आपका 2 भी है, इसलिए P2 बराबर हो गया V/2। देख लिए ध्यान से। अब फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, आप समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये समझना है कि यहां से चालू हुआ था, यानी कि भी ये मतलब आइसोथर्मल में क्या था, पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम भी था, और वॉल्यूम को 2 भी ले गए, तो उसी में फाइनल में प्रेशर निकाल लिए। लेकिन कहता है देन उसके बाद एडियाबेटिकली आपको वॉल्यूम एक्सपेंड किया गया है, इसका मतलब जो आइसोथर्मल का लास्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक के लिए शुरुआत का प्रोसेस होगा। यानी कि यहां अगर V1 लिखते हैं और P1 लिखते हैं तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर आपका V कट के P/2 आ जाएगा, यहाँ गलत लिखा गया था। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो V1 यहाँ का जो होगा यहाँ का वो फाइनल वॉल्यूम होगा, तो फाइनल वॉल्यूम जो 2 भी था, और P2 जो होगा यहाँ का, P1 जो होगा यहाँ का P/2 होगा, बस समझ लीजिए। अब आपको एडियाबेटिकली वॉल्यूम को एक्सपेंड किया गया है 16 भी तक, तो कहता है कि प्रेशर क्या होगा बाद का, ये बता दीजिए आप। देखिए क्वेश्चन कैसे कहा, मतलब दो प्रोसेस को मिला करके क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी कि 2 स्टेप का क्वेश्चन हो गया ये, और गामा का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं P2 V2 गामा इक्वल टू P1 V1 गामा, या लिख सकते हैं P2 बराबर P1 V1 बटा V2 का होल गामा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, P2 आपको निकालना है, P1 है जो P/2 है, ये P/2 है, अब V1 वॉल्यूम जो है आपका 2 भी है, क्या है 2 भी है, और V2 जो वॉल्यूम है आपका 16 भी है, इसका पावर गामा है, और गामा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/3, तो यहां से भी कट गया, 8 हो गया नीचे, तब P/2 तो बाहर है, लेकिन 1/8 को 1/8 आया है, देख लीजिए आप, चलिए आप लोग को मैथ भी सिखा ही देते हैं थोड़ा बहुत, तो ये P/2 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 का पावर 2 का पावर 3, देख लीजिए ध्यान से, अब 5/3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं कि P2 बराबर जो होगा P/2 होगा, और देखिए इनटू में अगर लिखिएगा, इनटू में तो इसका पावर 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए पहले से। आइए 2 का पावर 3 गुने 5/3 हो गया, तो 3 कट गया, यानी आपको बच गया P अब बटा 2 इंटू 2 का पावर 5, देख लीजिए ध्यान से। अब हो गया P2 बराबर जो हो गया आपका P/64, आपका आंसर P2 बराबर क्या होगा P/64।
किन्हीं को कोई कष्ट और प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, क्योंकि इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमको बतलाना है, 15 नंबर, जो कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा ये नीट जेईई का असाइनमेंट में दिए हुए हैं क्वेश्चन। चलिए, किन्हीं को कोई कष्ट है? नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बना, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बहुत भारी नहीं है, बस इतना ही सोच लीजिए आप, है ना। न ज्यादा भारी है न ज्यादा आपको आसान है, मीडियम सब क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बस इतनी सोच लीजिए। अब 50 नंबर क्वेश्चन की बात है तो 50 नंबर बताते हैं। देखिए, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। वेरी गुड क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया है कि प्रोसेस जो है आपका एडियाबेटिक लेना है। प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक लेना है, एकदम बात। और उसमें कहा है कि पाया गया कि प्रेशर जो है, प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और पावर क्यूब है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया गया। तो कहता है सीपी बाई सीवी का वैल्यू बताइए। तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ था। अब आप बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए, है ना। आपके साथ क्या किया जाए वो सोचिए। अब क्या करें हम? देखिए आपके साथ जो ध्यान से देखिए। अब आपको जिनका क्वेश्चन था वो भी ध्यान से देखेंगे, जिनका नहीं था क्वेश्चन वो भी देखेंगे। आप प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन आप क्या जानते हैं, ये आप सोचिए। प्रेशर टेम्परेचर में तो देखिए P और वॉल्यूम बराबर था nRT बाई P, T गामा और 1 माइनस गामा, यानी P1 T1 इक्वल टू होगा P2 T2 और फिर वही 1 माइनस गामा और ये गामा। क्या फॉर्मूला सही लिखे हैं? आप लोग मिला लीजिए कॉपी पलट उलट के जल्दी से, नहीं तो फिर बाद में आप ही को कष्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मिला लीजिए। सही है सर। एकदम सही लिखे ना, हमको याद है ना फॉर्मूला। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग को भी याद होना चाहिए था। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। और देखिए तब तो आपको फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखें, एगो और कष्ट देते हैं आप लोग को। देखिए ध्यान से, यहाँ P2 बराबर जो लिखेंगे वो क्या होगा, वो देखना है हमको। P2 बराबर क्या होगा उसको समझना है हमको। तो देखिए P2 बराबर जो होगा आपका, टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं, P2 बराबर लिखेंगे P1, है ना। और देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर P1 है और यहाँ पर जो है आपका, इसको इधर ले जाइए, या फिर आप कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू कांस्टेंट भी होगा। तो कांस्टेंट के टर्म में लिखिएगा तो टेम्परेचर को सिर्फ उधर ले जाइए, क्योंकि आपको टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। तो आप P2 बराबर लिख सकते हैं K बाई T1 गामा, देख लीजिए ध्यान से, और 1 माइनस गामा यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। या सिंपली लिख दीजिए T1 T2 भी नहीं लिखिए तो ऐसा भी रिलेशन होगा ना कि इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो हम T गामा जो है उसको नीचे लेके चले गए हैं, अब इसको लिख रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, यानी P1 माइनस गामा इक्वल टू K और T माइनस गामा लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग बोलते जाइएगा, जहां कष्ट होगा हमको बता दीजिएगा फर्क से। अब देखिए P बराबर लिख सकते हैं, आप लोग बोलिएगा T माइनस गामा अब 1 बाई गामा। ये मैथ आता है आप लोगों को, इधर वाला पावर उधर जाके डिवाइड होता है जो ये सब, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर माइनस गामा अब 1 माइनस गामा। 9th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा भले हम बहुत कुछ गलत लिख रहे हैं, ये 9th क्लास का मैथ पढ़ा है अभी यहाँ तक। और ये इक्वेशन सेकंड हुआ और ये इक्वेशन पहला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ P डायरेक्शन टू टेम्परेचर और यहाँ P डायरेक्शन टू टेम्परेचर,
यानी कि दोनों को अगर मिलाइएगा तो इसका वैल्यू ही 3 दिया हुआ है, यानी तब तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से लिखिए क्या, माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस गामा 3 माइनस 3 गामा, इसको इधर लाइए, तो इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 गामा इक्वल टू 3, इसलिए गामा बराबर 3/2 आपका आंसर। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो हमको बतला सकते हैं। फिर से वो बताइए तो सर। एक बार फिर से बतलाते हैं, आराम से देख लीजिए। देखिए आपने कहा था कि सर ये वाला फार्मूला कॉपी में हम लिखे हैं, हमको याद है, और हमें भी याद था। ये फार्मूला तो आपको सही है, यहाँ तक में कोई नहीं कष्ट तो नहीं है। अब बताइए इस फार्मूला को क्या किए हम, के के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का बात यहाँ कह रहा था, इसलिए के रिस्पेक्ट में लेके गए। तो देखिए यहाँ से क्या किए हम, इतना बराबर हम सिंपली ऐसे लिखे। पहले अगर एक स्टेप और हमसे बढ़वाना चाहते हैं तो आप समझिए कि मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे, टी गामा यानी पी टी आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम ये वाला लिख देंगे। अगर हमसे ज्यादा लिखवाइएगा तब आप उतना लिख दिए तो आपको पता चल गया होगा कि ये नीचे जाएगा तो टी गामा ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा। अब यहाँ पर वाला मैथ का आप लोग को कष्ट हो रहा होगा कि ये वाला मैथ में सर जो है झटका दे दिए, यहाँ पर डायरेक्ट क्यों पहुंचा दिए, नीचे इसको क्यों पहुंचा दिए। तो ये मैथ 9th क्लास में पढ़ना था आपको, हम बताते हैं, अभी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर यहाँ पी स्क्वायर है और समथिंग कोई कांस्टेंट है, यहाँ टी का पावर 3 है, ऐसा कोई मैथ है आपके पास, तो आप कह सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो आप तो हमको कोई कुछ नहीं बोलिएगा, कि बोलिएगा, देख लीजिए आप नहीं कुछ बोल सकते हैं। तो ये वाला तो p बच जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, और कांस्टेंट पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और t का पावर 3/2 हो गया। यानी कि अब याद कीजिए, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, यहाँ का स्क्वायर जो था वो नीचे ले जाके कर दिए काम, देखिए कैसे, यानी प्रोसेस वो है, लेकिन ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा 9th वाला क्लास वाला। तो वही काम यहाँ किए, इसका जो पावर था जब उधर लीजिएगा दूसरे टर्म पर ले जाइएगा तो कांस्टेंट को कुछ मत कीजिए, इसका जो पावर था इसके पावर में उससे डिवाइड हो जाता। देखिए वहां पर प्रोसेस के साथ हम प्रूफ कर दिए हैं, और जब इतना प्रूफ हो गया तो आपको पता था कि क्वेश्चन में दिया है टी का पावर क्यू प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर टी का पावर इतना आ गया, तो इसी का वैल्यू वो 3 दे दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन में, तो उसका वैल्यू 3 के बराबर कर दिया और आंसर निकाल दिए। अब समझ में आ गया? यस सर। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए फार्मूला याद कीजिए, आप लोग घर में बैठे रहते हैं, बहुत मेहनत कीजिए, बस कोई काम नहीं है घर में, है ना, और बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, जबरदस्त फायदा होगा, है ना। अभी तो पानी भी पड़ रहा होगा आप लोग की तरफ, जबरदस्त एकदम, है ना, कल से पानी छूटा भी नहीं है। चलिए देखिए पटना भी कल से पानी नहीं छूटा हुआ है, अब डूबने का आसार है पटना, अगर आज लगातार पड़ जाए तो। चलिए यहाँ पर देखिए पानी भर गया क्या सर? इधर तो नहीं, हम लोग की तरफ नहीं भरता, लेकिन सबसे पहले बाजार समिति एरिया और राजेंद्र नगर। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन में आते हैं, आने की 16 नंबर में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम टेम्परेचर T1 से T2 है, यानी T1 केल्विन से T2 केल्विन है, केल्विन में मतलब दिया हुआ है। तो कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ हीलियम। ऐसे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पर इसको क्वेश्चन बताएंगे ये वाला, ठीक है, ऐसे, हाँ ये वही का क्वेश्चन है, वही ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, वहीं पर बता देंगे, अगला चैप्टर वही पढ़ाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन कौन है आपका,
17 नंबर है, 17 नंबर लगता है क्वेश्चन तो बताए हैं, ऐसी और हम सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, आपका एक आध वो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है लगता है। देखिए ये प्रेशर है इधर और इधर वॉल्यूम है, और एक आपका प्रोसेस दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर ये प्रोसेस है। देखिए तो क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा है और इधर से एरो ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। अब क्वेश्चन में कहता है सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी बाय टू पाथ एडीसी एंड एबीसी एज शोन इन द फिगर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ यूए टू टेल जूल। तो देखिए यूए का इंटरनल एनर्जी है जो 10 जूल है, 10 जूल, और आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन along द पाथ एबीसीडी, डेल क्यू इतना है और वर्क डन इतना है। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए उसको। चलिए यहाँ पर सबसे पहले along द पाथ एडीसी है, along द पाथ एडी यानी फॉर पाथ एडीसी, एडीसी ऐसे मतलब देख लीजिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं, पहले इस प्रोसेस के लिए चलेंगे, पहले इस प्रोसेस के लिए चल रहे हैं, फिगर पर भी ध्यान देते रहिएगा। फॉर एडीसी प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डेल Q1 इक्वल टू 50 जूल, यानी Q1 जो है आपका, मतलब इसमें Q जो है आपका 50 जूल है, एब्जॉर्ब किया गया। तो आप ही बताइए अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया होगा तो प्लस में लेंगे कि माइनस में, बोलिए जल्दी से आप लोग कोई। प्लस में लेंगे। हाँ वेरी गुड। अमाउंट ऑफ वर्क ओब्टेन है 20 जूल है, वर्क कितना हो गया आपका, यानी डेल क्यू हो गया, और डेल डब्ल्यू जो हो गया आपका कितना है, आपका 20 जूल है। मतलब देखिए अब आपको इस लैंग्वेज का मतलब समझना पड़ेगा, वर्क ओब्टेन मतलब क्या है, वर्क सिस्टम किया है कि सिस्टम पर हुआ है, हमको नहीं पता चला इसका अर्थ। देखिए फिजिक्स में यही तो वो गड़बड़ चीज है, लैंग्वेज। आप लोग बताइए, हमको नहीं पता चला लेकिन आपको क्या पता चल रहा है, वर्क ओब्टेन, बोलिए जल्दी से। सिस्टम के द्वारा ऑब्टेन होगा सर। सिस्टम के द्वारा वर्क, सिस्टम पर हुआ कि सिस्टम के द्वारा हुआ, वर्क ओब्टेन सिस्टम के द्वारा हुआ। तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे, अगर सिस्टम के द्वारा हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव तो हम भी लिए हुए हैं। वेयर, तो अब देखिए आप कुछ मत कीजिए, तो आपको पता है कि डेल क्यू बराबर होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पर डेल क्यू है 50, डेल यू और ये 20 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो गया 30 जूल हो गया, यानी 30 जूल से हीट इंक्रीज कर गया होगा। फॉर प्रोसेस किस में चले, जो क्वेश्चन में कर रहा होगा एबीसी प्रोसेस के लिए चलते हैं, यानी एबीसी प्रोसेस का मतलब इधर से इधर हुआ, तो एबीसी प्रोसेस में चलते हैं। फॉर प्रोसेस एबीसी हीट एब्जॉर्ब जो है डेल क्यू है 36 है, डेल क्यू क्या है 36 जूल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ एबीसी, और डेल यू तो आपको पता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, चाहे प्रोसेस कोई हो, सेम होता है कि अलग अलग होता है, बोलिए जल्दी से। सेम होता है सर। सेम होता है, डेल यू सेम होता है, तो डेल यू जो यहाँ आया था वही एनर्जी यहाँ आएगा, और डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, आपको पता है। तो ये है 36 और ये है 30 और ये है डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू बराबर हो गया 6 जूल वर्क डन। कितना हो गया आपका 6 जूल वर्क डन हो गया। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि यू ए का जो पोटेंशियल दिया था उसका तो यूज हुआ नहीं, तो ये फालतू में डाटा दिया हुआ था, एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ था, इसका कोई यूज हमारे लाइफ में नहीं हुआ। यानी इस क्वेश्चन बनाते समय हमको जो है इंटरनल जो इनिशियल पॉइंट का दिया था उसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में वो पूछा ही नहीं था। आए बात समझ में। हाँ यही आपसे पूछ देता कि सी का इंटरनल एनर्जी कितना है, और तब यहां से निकलता चेंज इंटरनल एनर्जी 30 जूल,
तो C का इंटरनल एनर्जी होता है यहाँ 10 है और 30 से इंक्रीज कर गया है, इसीलिए यहाँ 40 आपका जूल हो जाता है उसका इंटरनल एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन में आपको इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए नहीं कहा था, वर्क डन निकालने के लिए कहा था। तो चलिए, अगर इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग को जो है 21 नंबर क्वेश्चन बताना है, जो कि जेईई मेन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, फार्मूला याद कीजिए, कंसेप्ट याद कीजिए। हम तो और आप लोग का सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, समझ ही रहे हैं बात को। उधर से वर्क ऑफ एनर्जी के बाद कल वर्क ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन सारा बता देंगे, उसके बाद तुरंत कॉलिजन चालू होगा, कॉलिजन और उसका सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से सिलेबस उधर से भी अब चलता जाएगा। और इधर से हीट के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा देंगे, और इसके बाद फिर काइनेटिक ऑफ गैसेस के बाद जो हो जाएगा आपका साउंड पढ़ा देंगे इधर से, यानी वेव। हाँ, इधर सब खत्म हो जाएगा 11, तो फिर से 11th एक बार चालू करेंगे, आप लोग को पूरा फिर 11th पढ़ाएंगे शुरुआत से। चलिए, यहाँ पर देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन था 21 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर में एक ग्राफ बनाया हुआ है, जो कि जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 नंबर में एक ग्राफ बनाया हुआ है, देख लीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतना ही समझ लीजिए बात को, है ना। एक जो प्रोसेस है ये स्ट्रेट लाइन है और ऐसे है, और एक फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और फिर एक लाइन ऐसे है, ये है आपका एरो। इधर से इधर है, फिर इधर से ही एरो है, फिर इधर से ही एरो है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। देखिए, कहता है an ideal gas goes from A to B via a different process as indicated in the PV diagram. देखिए, गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो कोई कष्ट नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ दिया Q1 Q2 Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the three process del U1, यानी ये पहला पाथ है, ये दूसरा है और ये तीसरा पाथ है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और Q1 जो इधर से जो गया है वो हीट एब्जॉर्ब Q1 है, एक का मतलब Q2 है, एक का मतलब Q3 है। नंबरिंग से ही याद रखिएगा, यहां से इस पाथ के लिए Q1, इस पाथ के लिए Q2 और इस पाथ के लिए Q3 है। और ये जो ग्राफ है आपका पीवी ग्राफ है, क्या है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। कहता है गैस अलोंग द थ्री प्रोसेस डेल U1 डेल U2 और डेल U3, इसके लिए इंटरनल एनर्जी, इसके लिए इंटरनल एनर्जी और इसके लिए इंटरनल एनर्जी ऐसा है। चेंज इंटरनल एनर्जी दिया है, इंडिकेट द चेंज इंटरनल एनर्जी अलोंग द थ्री प्रोसेस। तो सबसे पहले आप जो लोग क्वेश्चन पूछे हैं वो ये बताइए कि पाथ इधर से आइए, चाहे इधर से आइए, चाहे इधर से आइए, कौन सा चीज जो होता है नहीं बदलता है, कौन सा थर्मोडायनामिक फिनोमेना नहीं बदलता है, ये बताइए। इंटरनल एनर्जी जो भी वेरी गुड। एनर्जी। अब तो इंटरनल एनर्जी तो तीनों बराबर हो गया। पहले ऑप्शन तो यहीं से वो छाटिए कि तीनों इंटरनल एनर्जी बराबर होगा जो अलग अलग दिया है। तो ऑप्शन में तीनों बराबर 2 गो दे दिया है। देखिए, अब जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 गो, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया, ये बात तो पता है। अब आपको ये पता करना है कि हीट एब्जॉर्ब किस में ज्यादा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बतला देता है, आपको टेंशन कहाँ लेना है उसके लिए। देखिए कैसे, डेल क्यू जो होता है वो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। अब डेल यू सबका सेम है, डेल यू जो है हर एक प्रोसेस का सेम है, तो डेल यू जो है सेम है फॉर ऑल प्रोसेस के लिए। तो आप बताइए डेल क्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा, यानी जिसका डेल डब्ल्यू ज्यादा होगा उसी का डेल क्यू ज्यादा होगा। ये सेम है सबके लिए, तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसका डेल क्यू ज्यादा होगा। तो आप लोगों को तो हम बहुत समझाए हैं। चलिए, कोई बताइए इन सब में
कि किसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, पहला पाथ का कि दूसरा पाथ का कि तीसरा पाथ का? जो बोलिएगा एकदम सही सही बोलिए। पहला पाथ का। पहला पाथ का वर्क डन क्यों ज्यादा होगा? तो चूंकि यहां से जब निकालिएगा तो इसका एरिया देखिए, पीवी ग्राफ में वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया निकाला जाता है, तो वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया ऐसे निकालिएगा और यहां से ऐसे मिलाइएगा। तो पहला पाथ का जो है एरिया सबसे ऊपर से, मतलब यहां से लेकर नीचे तक लाइएगा तो सबसे ज्यादा एरिया होगा। दूसरा पाथ का जो है उसका कम एरिया होगा और तीसरा पाथ का सबसे कम एरिया होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क डन एक 1 का और उसका 2 का और उसका 3 का, तो डेल क्यू भी सबसे ज्यादा 1 का होगा। यानी कि आप ध्यान से समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको कष्ट होगा। यानी कि तब तो आपका Q1 सबसे ज्यादा होगा, Q2 उससे कम होगा और Q3 सबसे कम होगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यानी दैट इज लिख सकते हैं तब तो Q1 जो होगा सबसे ज्यादा, Q2 होगा उससे कम और Q3 जो होगा सबसे कम होगा। और कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। अब समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही है। जो इसके बाद है 26 नंबर प्रॉब्लम है, कोई पूछे 26। ठीक है, तो 26 बतलाते हैं क्या है। जो अब देखिए जेईई मेन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोनोटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 कंप्रेस एरिया वर्टिकली 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइंड द फाइनल प्रेशर। ये तो नहीं पूछना चाहिए था, अगर जो पूछे हैं इसका मतलब मेहनत नहीं किए हैं। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है तो P2 V2 गामा P1 V1 गामा, एडियाबेटिक मेथड के फॉर्मूले हैं। तब P2 बराबर हो जाएगा P1 और V1 बटा V2 का होल गामा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा वो समझ लिए बात को। P1 V1 वॉल्यूम एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इस ओरिजिनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया। यानी V2 जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो V2 है V1 का 8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप ही बताइए, तो हम P2 वाला लिखेंगे P1 और V1 और V1/8, तो V1/8 लिखिएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये गामा, और अब आप बताइए गामा क्या लेंगे। मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस का गामा आपको खुद याद करना पड़ेगा, 5/3, कोई बताएगा नहीं आपको। 5/3 तो ये तो कट गया, तब P2 बराबर हो गया P1। और देखिए 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और 5/3, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो P2 बराबर क्या होगा आप ही बताइए, P1 और 2 का पावर 3 गुने 5/3, तो 3 से 3 ऊपर नीचे पावर कट जाएगा। तो P2 बराबर बचेगा 2 का पावर 5 इंटू P1, और 2 का पावर 5 मतलब 32 होता है। यानी प्रेशर जो है 32 टाइम्स बढ़ गया है। कितना टाइम्स बढ़ गया है? 32 टाइम्स, यानी कि 32 टाइम्स ऑफ P1 हो गया। अब बताइए किन्हीं को कोई कष्ट है तो एकदम आराम से बोलिए, दिल खोल के बोलिए, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही क्वेश्चन। अभी इसमें हमको बहुत क्वेश्चन अभी बतलाना है। आप लोग भले मत पूछिए लेकिन हमको बतलाना बहुत सारा है। चलिए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए, उसको ग्राफ है ना, 2012 जेईई मैंने पूछा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आपको बताते हैं जल्दी से। तब तक हम इधर मिटाते हैं। अब 20 नंबर ग्राफ कन्वर्सन का क्वेश्चन है, एक्चुअली वो जेईई एडवांस में भी आया वो क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं लगता कि कष्ट होगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम बतला रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए हम तो आप लोग से इसलिए पूछते हैं ना कि आप लोग बना के पूछे हैं कि बिना बना पूछे हैं, ये पता करने के लिए। बाकी तो हमको पता है कि कौन कौन क्वेश्चन हमको हर हाल में बतलाना है। जो आप पूछिए या ना पूछिए वो क्वेश्चन मैं बतला ही दूंगा, क्योंकि हमको पता है कि वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। तो देखिए ग्राफ कन्वर्सन में क्या क्या करते हैं हम लोग, उसको समझिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत लोग सोचते हैं सर न्यूमेरिकल पर लग जाते हैं, तो लगे रहते हैं 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, न्यूमेरिकल ही तो सब कुछ है ना। फिजिक्स में अगर मैथ नहीं बनाए तो काम कैसे बनेगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस once go from initial state A to final state B via 2 process. ठीक है, if first undergo isothermal expansion V to 3V and volume is returned to 3V 2V at constant pressure, the correct PV diagram of the two process क्या होगा। यानी कि आपको ग्राफ अपने से बनाना है और समझना था बात को, बस इतना ही समझ लीजिए। यानी कि हम जो है ना, हम चारों ऑप्शन ग्राफ का नीचे नहीं देख रहे हैं, हम अपना पीवी ग्राफ बना रहे हैं। देखिए वॉल्यूम V से 3 है, तो यहाँ वॉल्यूम अगर V मानते हैं तो यहाँ 3 भी वॉल्यूम मान लेते हैं, और प्रेशर जो भी है प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो देखिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बाय 2 प्रोसेस। इट फर्स्ट अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो देखिए आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, तो ये V का कोऑर्डिनेट हो गया, इधर आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि 3V का कोऑर्डिनेट हो गया। तो आइसोथर्मल में पीवी ग्राफ जो होता है हाइपरबोला होता है, तो आपको डायरेक्ट तो अब ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे जा करके, तो डायरेक्ट ये ऐसे जाएगा। पहले सबसे पहला स्टेप ये होगा, देखिए V से 3V गया, आइसोथर्मल ही गया है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। अब कहता है देन इट वॉल्यूम रिड्यूस फ्रॉम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर वॉल्यूम को घटाया गया है, 3V से V पर लाया गया है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। यानी प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब सीधा ये लाइन जाएगा और यहाँ तक आएगा, एकदम यहाँ से स्ट्रेट चलेगा और ऐसे आएगा ग्राफ। तो ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप खुद बोलिए, आप लोग मिलाइए जल्दी से। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फिर आगे आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, वो बनाना है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन निकालिए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देर 1 मिनट पढ़ लीजिए, फिर मैं बतलाता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो 29 नंबर प्रॉब्लम देखिए कहता है एन आइडियल कार्नोट इंजन, कार्नोट तो भूल जाइए, हीट इंजन है बस, हुज इफिशियंसी 40%, रिसीव हीट एट 500 केल्विन। इस लैंग्वेज का मतलब कोई समझा सकते हैं, हुज इफिशियंसी 40% एंड रिसीव हीट एट 500 केल्विन। तो 500 केल्विन जो है वो हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर दिया है कि कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर दिया है, ये आप लोग हमको कंफर्म करके बता दीजिए। कोल्ड, आप लोग कोल्ड का, कोल्ड का देख कोल्ड रिजर्वोयर। अच्छा ठीक है देख लेते हैं। देखिए कोल्ड रिजर्वोयर ये होता था और हॉट ये होता था, फिगर जब बनाते थे हीट इंजन का। तो कहता है हुज, देखिए ये कार्नोट इंजन हुज इफिशियंसी 40%, यानी इसका इफिशियंसी जो दिया है 40% दे दिया है इसका इफिशियंसी। कहता है कि ह्यूज इफिशियंसी इतना, रिसीव हीट एट इतना केल्विन, रिसीव कर रहा है, हीट को ले रहा है, रिसीव हीट एट 500 केल्विन, रिसीव कर रहा हीट को। सर हॉट रिजर्वोयर होगा। अभी उल्टा बोले थे काहे, हाँ हमारे साथ धोखा करते हैं। 500 केल्विन ये हॉट रिजर्वोयर का हुआ, रिसीव हीट एट इतना पर हीट को रिसीव किया है वो, और तब ना आपको रिसीव, रिलीज नहीं किया है, रिसीव किया। रिसीव मतलब लिया है, मतलब यहाँ पर जो है आपका फायर कैच किया होगा इतना पर, अब यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट चलेगा, यहाँ रिलीज करेगा, तो इसका जो टेम्परेचर होगा T2 होगा। और T2 का टेम्परेचर दिया नहीं है क्योंकि इफिशियंसी दिया है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 1/T2 - T1। और ये बात याद रखिएगा, इफिशियंसी 100% कभी नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाला वैल्यू हमेशा छोटा होगा, नीचे वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। एक बात और याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका हीट इंजन का क्वेश्चन हो या आपका हीट पंप का क्वेश्चन हो, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं फार्मूला है, टेम्परेचर के टर्म में फार्मूला है।
तो हर हाल में आपको केल्विन में यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर में नहीं है क्वेश्चन, टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है, तो हर हाल में आपको क्या चीज में यूज करना है, केल्विन में ही यूज करना है। तो एफिशिएंसी 40% यानी 40/100 इक्वल टू 1 माइनस T2 पता नहीं है, बस T1 500 केल्विन है। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा ध्यान से, इसको अगर प्लस करना है तो इसको इधर ले आइए, उसको उधर, तो T2/500 इक्वल टू होगा 1 माइनस, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो माइनस, आई काट दीजिए, तब 4/10 हो गया। तो आप 10 एलसीएम लीजिएगा तो 6/10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो T2 बराबर होगा 300 केल्विन। यानी कि इसका जो कोल्ड रिजर्वोयर है जो 300 केल्विन पर है, कितना पर है, 300 केल्विन पर है। कहता है इफ इट्स एफिशिएंसी 50% देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। अब देखिए इसे 2 स्टेप का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि नाउ अब जो है एफिशिएंसी 50% हो जाए, एक इंजन है, लेकिन इसमें कहा गया कि आपका जो है ना, देखिए क्या कहा गया, क्या चीज सेम कहा गया, सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर मतलब कौन सा टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर मतलब कौन सा टेम्परेचर, सोर्स वाला कि सिंक वाला, बोलिए जल्दी से, यानी T1 वाला कि T2 वाला, सिंक इसको कहते हैं, इसको सिंक कहते हैं, याद कर लिए, सिंक इसको कहते हैं, इसको सोर्स कहते हैं। तो किसका टेम्परेचर सेम है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर मतलब जहां से निकला है, एग्जॉस्ट मतलब निकलना, तो निकलता है तो धुआं यहाँ से, गाड़ी का धुआं बोले ना कि यहीं से निकलता है, तो ये टेम्परेचर सेम किसका, जो प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसका टेम्परेचर 300 है, देखिए अभी प्रूफ किए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में अब कह रहा है कि ये 300 केल्विन दिया हुआ है और इफिशिएंसी 50% है, तो T1 निकाल के बताइए। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, अभी आप पढ़े हैं, 1 माइनस T1/T2, ये 50% है, तो 50/100 इक्वल टू 1 माइनस T1 पता नहीं है, T2 300 है, ये तो 1/2 हो जाएगा, तो इसको इधर लाइएगा तो T1/300 हो जाएगा, अब 1 माइनस हो जाएगा 1/2, इसको उधर ले गए तो अब यहाँ पर लिखिएगा, तो T1 बराबर क्या होगा, 1/2 हो गया, और यहाँ पर ये T1 बाई क्या हो गया था 300 ना, तो यहाँ पर कितना रहा वैल्यू देख लीजिए, आपका हो गया था ये 50%, तो 5/2 हो गया, इसको आप इधर लाए तो प्लस हो गया, इसको उधर लेंगे तो माइनस, 1/1/2 हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना, 1/2 बचेगा, देख लीजिए ध्यान से, सर T1 150 आएगा। T1 कितना आ गया आपका, एक मिनट देख लीजिए, उल्टा आ रहा है, 600 आंसर आना चाहिए था, कैसे गड़बड़ हो गया, कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़, एफिशिएंसी बराबर होता सर है 1 बाई T2/T1 हो T2/T1, जाएगा। अच्छा, वन देखिए यहाँ गलती लिखा, वही तो सोच रहे थे आंसर आएगा ज्यादा, कि हमको कम आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये T1 होता है ना, तो ये T1 जब होता है तो आपको यहाँ पर लिखिएगा क्या 300/T1, ऐसे लिखिएगा 300/T1। अब बताइए ध्यान से, अब ये T1 बराबर क्या हो गया 300 × 2 यानी कि 600 केल्विन होगा, कितना होगा 600 केल्विन होगा। देखिए हीट इंजन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस सिर्फ लैंग्वेज को समझना है आपको, लैंग्वेज समझ गए आपका काम फिनिश हो गया, एकदम फिनिश मतलब पूरी तरह से फिनिश, बात को समझ लिए अच्छी तरह से। सर आंसर हाँ कुछ बोलिए, 900 केल्विन आता है आंसर। वो गलत आंसर दिया होगा, 600 आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 30 नंबर और 31 नंबर दोनों क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, और आप लोग के पास जो है ना टाइम जो है 2 से 3 मिनट आने के लिए आपको। देखिए 31 नंबर में क्या है क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। कहता है एन इंजन हैज इफिशिएंसी 1/6,
when temperature of sink is reduced by 62 डिग्री efficiency double। वेरी गुड क्वेश्चन, एक लाइन में 2 स्टेप का क्वेश्चन दे दिया है, कितना अच्छा काम किया ये। देखिए सबसे पहले तो ये आप बात समझ लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन में कि आप क्या कीजिए, यहाँ टेम्परेचर जो भी होता है उसको T1 T2 मान लीजिए कि ये T2 है और मान लीजिए कि ये T1 है। एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज 1/6, यानी कि तब तो लिख सकते हैं इफिशियंसी 1/6 है, तो अब देखिए 1 माइनस T2 बटा T1 होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इफिशियंसी 1/6 है, तो इफिशियंसी का एक इक्वेशन लिख दिए और यहां से थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो T2 बटा T1 इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 आ गया इक्वेशन नंबर। इसको फर्स्ट मानिए, इसको नहीं, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है when temperature of sink reduced by 62 डिग्री its efficiency double। अब टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूस बाय 62 डिग्री, ध्यान से समझ लीजिए, तो 62 डिग्री से घटा दिए हैं तो एफिशिएंसी डबल हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एफिशिएंसी था 1/6 वो 2 × 1/6 हो गया। कब? जब सिंक का टेम्परेचर जो है 62 डिग्री से घटा दिए हैं और डिवाइडेड बाय कितना, T1। देख लीजिए ध्यान से। अब यहां पर इसको इधर ले आइए, तो T2 माइनस 62 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। देखिए ध्यान से, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो अब यहां पर जब बात समझिएगा तो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर T2 और T1 का रेशियो दिया था तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, T2 माइनस 62 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2/3 T1। आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालना है, मतलब T1 निकालना है। तो T2 के बदले यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो T2 के बदले यहां से वैल्यू पुट कीजिएगा तो 5T1/6 माइनस 62 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, T2 का वैल्यू यहां से पुट कीजिएगा तो ये T1 चला जाएगा, तो 5T1/6 यहां से चला गया और 62 और 2/3 T1 आ गया। इसको 5/6 ज्यादा है या 2/3 ज्यादा है, आप सोच लीजिए। तो यही ज्यादा है तो इसको इधर ले आइए, उसको उधर, तो 5T1/6 माइनस 2T1/3 इक्वल टू 62 आ गया। T1 कॉमन ले लीजिए, अब ब्रैकेट में एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया और 3 2 जा तो ये 4 हो गया इक्वल टू 62। T1 बराबर हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो 62 × 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 6 36 1 37। देख लीजिए 6 दूनी 12 1 हो गया, 36 1 37। इतना क्या हो गया आपका, केल्विन में हो गया। क्या हो गया आपका, केल्विन में हो गया। तो आपको केल्विन में आ गया टेम्परेचर, ये केल्विन में आएगा, क्या चीज में आएगा, केल्विन में, क्योंकि केल्विन में सोल्यूशन होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाने के लिए क्या कीजिएगा, 372 में से 273 घटाइएगा, तो 273 घटाइएगा तो 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 9 बचेगा, और 6 में से 7 नहीं जाएगा तो भी 9 बचेगा। इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लीजिए ध्यान से, आ गया सभी लोग को समझ में कि कोई कष्ट भी है, बोलिए, जितना बोलना है जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, एकदम फास्ट में एकदम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलिए जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अभी फिर से आप लोग को 2 मिनट टाइम देंगे और आप लोग जो है 32 33 34 3 क्वेश्चन देखना है, और तीनों में जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे 3-4 मिनट के बाद। और बता देते हैं जल्दी से, चलिए टेंशन मत लीजिए, है ना। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए तो बनेगा। 34 वाला में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। 32 वाला में तो
ठीक ठाक क्वेश्चन है, 33 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। 34 में जो है वो क्या है, उसमें हम दिमाग लगाते हैं। देखिए प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10 एज अ हीट इंजन इज यूज एज रेफ्रिजरेटर द वर्क डन। अब देखिए गजब क्वेश्चन कर दिया, हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर में बदल दिया, यानी उलट का इंजन रख दिया है ना। तो कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10, तो देख लिए ध्यान से, अगर कार्नोट इंजन है तो देखिए पहले पिक्चर जरूर बनाइए छोटा सा। इससे क्या होता है ना, दिमाग में जो है ना डाटा जो है एकदम फिट कर जाता है। ये T1 है, ये T2 है, इफिशिएंसी 1/10 है, तो 1/10 इक्वल टू 1 माइनस T1 बटा T2, तो ये T2 बटा T1, इक्वेशन पहला। अब देखिए केल्विन में सब यूज करना, ये बात ध्यान दीजिएगा। यूज एज ए रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन है इतना ऑफ इतना एज हीट इंजन इज यूज एज रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जूल किया गया 10 जूल। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर इज क्या होगा। तो इफिशिएंसी दिया हुआ है आपको, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना पड़ेगा ना, तब ना क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग बताइए फार्मूला इफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसीलिए हम क्वेश्चन बताए थे, अति फार्मूला डिराइव किए थे इफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन। तो चलिए बोलिए तो रिलेशन क्या होता है, क्या निकला था इफिशिएंसी? QL/QW। QL by QW, One रिलेशन minus बिटवीन 1 by eta. 1 माइनस 1 by eta. इक्वल टू क्या, बीटा, Yes, sir. यानी बीटा बराबर 1 माइनस 1 बाई ईटा। ये रिलेशन आपको याद करना है, क्यों? ये हीट इंजन का है, ये आपका हीट पंप का, रेफ्रिजरेटर का है। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आपको 1/10, देख लीजिए ध्यान से, ये 1/10 आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो बीटा ये देख लीजिए, सब लोग मिला लीजिए जल्दी से, फार्मूला सही है ना लिखा हुआ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या लिखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, 1 माइनस 1 बाई 1 by eta होगा सर, क्या, 1 by eta minus 1 होगा। बीटा बराबर 1 बाई ईटा माइनस 1 ना, यस सर। ऐसे, मतलब कि ऐसे फार्मूला होगा, यही ना, देख लीजिए ध्यान से, बीटा बराबर 1 बाई ईटा, तो 1/10, वही तो नेगेटिव आंसर आता था, 1/10 और -1, यानी कि तब तो यहां से आप कह सकते हैं कि बीटा बराबर क्या होगा, आप ही लोग बोलिए। अब यहाँ 10 ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 - 1 यानी कि 9 हो गया कि नहीं, देख लिए ध्यान से जल्दी से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया बीटा बराबर 9 आ गया। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला याद है आपको, Q2 बाई वर्क डन होता था, होता है ना, यानी कि ये 9 आपको पहले से पता है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम है, the amount of energy absorbed from lower reservoir at the lower temperature। तो यहां से एनर्जी, तो Q2 तो यही वाला एनर्जी होता था, तो Q2 तो निकालना ही है। और वर्क डन कितना दिया है आपको, वर्क डन दिया है 10, यानी Q2 बराबर क्या हो गया आपका 99, देख लीजिए तो, सॉरी 99, 90 ना सर। बात समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से, आंसर आ गया है। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में, क्वेश्चन कितना आसान तरीके से बन गया उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। याद कर लीजिए, यही फार्मूला आपको याद करना है। क्या, देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 1 बाई ईटा माइनस 1, ये जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला है। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया था इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दे दिया था, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऐसे इसका यूज हुआ नहीं, हमको पता नहीं था कि आगे क्वेश्चन में क्या क्या डाटा है, इफिशिएंसी दे दिया था। तो ये वाला जो हम बनाए हैं, इसको बनाने की लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है ना, क्योंकि इसका यूज आपका होगा ही नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया हुआ था
कि इफिशियंसी जो है आपका 1/10 है, और कहता था उसके बाद इफिशियंसी, यही हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर के टर्म में यूज किया गया, वही क्वेश्चन में कह रहा था रेफ्रिजरेटर के टर्म में यूज किया गया। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम 10 जूल है, तो कोल्ड रिजर्वायर से कितना हीट निकाला गया। तो देखिए Q होता है, Q2 होता है कोल्ड रिजर्वायर से, तो इफिशियंसी दिया था और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमको निकालना था। इस दोनों के रिलेशन से हम निकाल लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लिए, 9 आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है एनर्जी टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर बाय वर्क डन। तो यहां से आपको Q2 डायरेक्ट निकल गया 90। तो अब आप लोग को क्या करना है पहले बताइए। अब देखिए मैं बताता हूं, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारा बाकी है बनाने के लिए आपके पास। देखिए हम आप लोग को बता देते हैं, 34 नंबर हम बता दिए हैं। अगले क्लास में ज्यादा नहीं 34 बता ही दिए, 35 से यानी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, 20 क्वेश्चन। या आपको हर हाल में बनाना ही पड़ेगा 56 तक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पहले ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। यानी अगले क्वेश्चन में होमवर्क जो है कहां से कहां तक है, 35 से लेकर के 56 तक। ये बात याद रहेगा ना आप लोग को। असाइनमेंट सब लोग के पास पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा हुआ है, बोलिए। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए तो अब मीटिंग को एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। फार्मूला जरूर याद करके रखिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं फार्मूला जरूर याद कीजिए, हर हाल में याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई उपाय नहीं उसका है। आप लोग तो बहुत सारा लोग क्या करते हैं, फिर कॉपी भी हमको नहीं बना के भेजते हैं, बार बार डेली याद दिलाते हैं, उसके बाद भी नहीं भेजते हैं। सर हाँ बोलिए। ये थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ था उस पर कुछ नहीं आता है? नहीं सेकेंड लॉ 2 लाइन है, तुरंत पढ़ा देंगे अगले क्लास। एक दिन थ्योरी पहले प्रॉब्लम बता दी ना, उसका सेकेंड लॉ पढ़ा देंगे। सेकेंड लॉ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो 2 स्टेटमेंट है बस, और कोई स्टेटमेंट वो डायरेक्ट आपको सब हो जाएगा वहां से काम।